हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट में लेक्चर 5 की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं 4 लेक्चर ले चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आज हम बात करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल इन अल्कली मेटल साल्ट की। जो सोलिबिलिटी है अल्कली मेटल साल्ट की वो किस में ज्यादा होती है और सोलिबिलिटी को कैसे स्टडी किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कोई कंपाउंड किस सॉल्वेंट में डिसोल्व होगा, वो भी सब मैं यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और एंड तक आप बने रहें ताकि आपको कई सारे यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, और एक तीसरा फैक्टर लगता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो तीन फैक्टर से हम एक्सप्लेन करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ आयन अल्कली मेटल साल्ट। तो जो अल्कली मेटल साल्ट है हमारे, जैसे कि मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, NaCl, तो ये हमारे साल्ट कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कि अल्कली मेटल के जो साल्ट होते हैं वो सोलुबल किसमें है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में किसी को बोर्ड की बात करनी है तो एक लाइन में ही आंसर है कि सर ये कंपाउंड क्या है, पोलर है, आयनिक है। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो जब कोई आयनिक कंपाउंड होता है जो पोलर है तो वो किसमें डिसोल्व होगा, वो पोलर सोलवेंट में क्या होगा, डिसोल्व होगा। हम कहते हैं पोलर सोलवेंट में क्या होगा, डिसोल्व होगा। और नॉन पोलर सोलवेंट में क्या होगा, कम डिसोल्व होगा। अब ऐसा क्या होता है कि नॉन पोलर सोलवेंट में कोई सॉलिड कम डिसोल्व होता है और पोलर सॉल्वेंट है तो ज्यादा डिसोल्व हो जाता है। तो कोई तो लॉजिक होगा ना, उस पूरे लॉजिक को मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बाय द 3 फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सबसे पहला फैक्टर हम बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में ना पता हो या ज्यादा आपको ना पता हो, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्टडी कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ हम उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम खाली ये पता करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल क्या होता है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है कि हाइयर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आपको याद रखने वाली बात है, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, more is the solubility of polar compound in this solvent यानी जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें आपका पोलर कंपाउंड जल्दी सोल्युबल हो जाएगा। अब वाटर की बात करें स्टूडेंट, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, और HF की बात करें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 84, और अमोनिया की बात करें तो 25। तो अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अगर मुझे कोई बेटर सोलवेंट चूज करना है तो बेटर सोलवेंट वो होगा जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जनरली हम लैब में जो इजीली होता है HF का, वैसे तो HF बेस्ट है, मगर HF में क्या है कि एसिड है तो थोड़ा सा हाथ की अगर हम बात करें तो जनरली हमारे सेफ नहीं होता। मगर वाटर क्या है, एक तो न्यूट्रल है और हमारे लिए सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम जनरली वाटर को एज ए सोलवेंट इस्तेमाल करते हैं। मगर HF भी क्या है, काफी गुड अच्छा सोलवेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। कांस्टेंट जिसका हाइयर है वो करता क्या है, तो अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, जैसे NaCl की बात करें तो Na पॉजिटिव, सबसे आपको पता है जब हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। मतलब जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये बन रहे हैं, अब ये ज्यादा इजीली डिसोल्व किसमें होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। क्यों डिसोल्व होते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या काम है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ज्यादा वैल्यू होगी वो क्या करता है, चार्ज को सेपरेट करता है। जो आयनिक कंपाउंड है जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इनके अंदर जो चार्ज है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को बाउंड करके रखेगा। अब उसके बीच में एक ऐसी चीज हमने डालनी है जो इन दोनों को सेपरेट कर सके। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतनी उसकी एबिलिटी होती है उन चार्ज को सेपरेट करने की। तो वो उन चार्ज को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, और जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। अगर मैं नॉन पोलर सोलवेंट यहां पे लेता हूं स्टूडेंट, तो नॉन पोलर सोलवेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है,
जिसकी वजह से वो इनके चार्ज को सेपरेट नहीं कर पाता और इसको क्या है सोलवेंट में डिसोल्व नहीं कर पाता। इसलिए नॉन पोलर सोलवेंट में जो आपके आयनिक कंपाउंड है या फिर हम अल्कली मेटल साल्ट की बात करें, ये सोलुबल नहीं होते हैं, बट दे आर सोलुबल इन द पोलर सोलवेंट। जैसे वाटर हो गया आपका, HF हो गया, अमोनिया हो गया, तो इनमें डिसोल्व हो जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, कि क्यों कोई कंपाउंड जैसे हम बात करें NaCl वाटर में डिसोल्व हो जाए, क्यों? तो आपको पता है NaCl जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब हमने इसको वाटर में डाल दिया तो वाटर क्या करेगा, Na पॉजिटिव जो है वो Na पॉजिटिव क्या करेगा स्टूडेंट, वाटर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। क्यों करेगा? हमें पता है वाटर पोलर है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे भी ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए समझने वाली बात है कि जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये वाटर के नेगेटिव पार्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा और ये जो न्यू फोर्स जनरेट होती है इसी को हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट हो जाने की वजह से स्टूडेंट जो Na पॉजिटिव है वाटर के साथ कंबाइन हो जाए नेगेटिव पार्ट के साथ, और जो Cl नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, वाटर के हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे आपको पता है क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो वो इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पे भी आयन डाइपोल इंटरेक्शंस बनेगा। तो एक सोडियम आयन लार्ज नंबर ऑफ वाटर से गिर गया, इसी तरह क्लोरीन वाटर के साथ गिर के हाइड्रेटेड आयन बन गया, और जब ये हाइड्रेटेड आयन में सेपरेट हो जाते हैं और इजिली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करने की वजह से इजिली क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर सोलबल हो जाते हैं। मगर इसी की जगह अगर मैं कोई नॉन पोलर सोलवेंट लूंगा यहाँ पे तो वो इस टाइप्स की इंटरेक्शंस क्रिएट नहीं करता और जिसकी वजह से वो नॉन पोलर सोलवेंट में आयनिक कंपाउंड या अल्कली मेटल साल्ट के जो कंपाउंड है वो सोलबल नहीं हो पाते। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से हमारा जो आयनिक कंपाउंड है या फिर हम अल्की मेटल साल्ट की बात करें वो सोलबल होते हैं। तो सोलबिलिटी के लिए सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड फैक्टर बात करते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होगा, अल्केलाइन अर्थ मेटल में हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, अब थर्ड पॉइंट जो आपको याद करने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या याद रखना है, दो लाइनें आपको याद रखनी है स्टूडेंट। एक तो हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी होती है और एक हमें पता है लैटिस एनर्जी होती है। अब पहले क्या होती है, सारी चीजें मैं काफी डिस्कस पहले ही कर चुका हूं, बार बार उन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करना। हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर मैं पूरा लेक्चर दे चुका हूं आपको, सेकंड लेक्चर के अंदर, वहां आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब एक आयन वाटर के साथ हाइड्रेटेड होता है तो उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, लेसर द खांस लेकर आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, तबीयत खराब होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें स्टूडेंट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था हाइड्रेशन एनर्जी में आपको क्या याद रखना है कि स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इज हाइड्रेशन एनर्जी, मोर इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, मान लो मेरे पास NaCl है, NaCl को मैंने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या किया, डिसोशिएट किया। तो जब मैं एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में डिसोशिएट करता हूं तो जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। तो आपको मेरे ख्याल से वैल्यूज समझ आएगी क्या है लैटिस एनर्जी। अब बिल्कुल सिंपल सा रूल है, जब भी सोलबिलिटी का कॉन्सेप्ट आए तो आपको छोटी सी लाइन याद रखनी है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वाटर में सोलबल होगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, हाइयर इज द हाइड्रेशन एनर्जी मोर इज द सोलबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन ए गिवन सोलवेंट।
तो जब भी हम सोलबिलिटी की बात करते हैं कि वाटर में कोई साल्ट हमारा सोलबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, देन यू से यस दिस कंपाउंड इज सोलबल इन वाटर। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो आप कह देंगे कि ये सोलबल नहीं है। तो इन तीन कॉन्सेप्ट के बेस पे हम आयनिक कंपाउंड और अल्कली मेटल साल्ट की सोलबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल इजिली वाटर में सोलबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर में क्या हो जाते हैं, सोलबल हो जाते हैं। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहा हूं, वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को नॉन पोलर सॉल्वेंट ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिजोल्व नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम सोलबिलिटी को कोरिलेट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के साथ, और आयन डाइपोल इंटरेक्शन के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।